केपलर जो थे हमारे क्या कहते हैं एक लॉ दिए थे। कब दिए थे? तो 1609 में। उन्होंने मिस्टर केपलर्स ने 1609 में एक लॉ दिया था जिसे हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन जानते हैं। क्या बोला गया कि 1609 में मिस्टर केपलर ने एक लॉ दिया था ऑर्बिटल मोशन के लिए। वो लॉ जो है उसे हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के नाम से जानते हैं। तो 1609 में उन्होंने क्या लॉ दिया था उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इन एस्ट्रोनॉमी केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन आर 3 साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। बोला गया है क्या केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया गया है क्या कि मिस्टर केपलर ने क्या किया है, बताया है क्या कि उन्होंने 3 साइंटिफिक लॉ दिया है। उन्होंने क्या किया है? 3 साइंटिफिक लॉ के बारे में बताया है। वो लॉ क्या है प्लैनेटरी मोशन के बारे में? पहला है केपलर फर्स्ट लॉ जिसे हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? केपलर सेकेंड लॉ जिसे हम लॉ ऑफ इक्वल एरियाज के नाम से जानते हैं। और तीसरा क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ यानी कि लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से जानते हैं। यानी मिस्टर केपलर्स ने ऑर्बिटल मोशन के लिए, प्लैनेटरी मोशन के लिए 3 तरह का लॉ दिया है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ को हम लोग द लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। केपलर सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इक्वल एरियाज कहते हैं। और केपलर थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं। ये कब दिया गया था? तो ध्यान में रखना है कि 1609 में। ठीक है, इसके बारे में बताया गया कि केपलर्स ने क्या किया, ये 3 लॉ को दिया था। और केपलर्स क्या है? तो एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ये 3 लॉ को दिया था। इस चीज़ को अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बारी बारी से हम लोग केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या है? तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम से दिखाया है कि केपलर फर्स्ट लॉ ऐसा कुछ प्लैनेटरी मोशन को शो करेगा, केपलर सेकेंड लॉ इस तरह के प्लैनेटरी मोशन को शो करेगा और केपलर थर्ड लॉ इस तरह के प्लैनेटरी मोशन को शो करेगा। मतलब कैसे मोशन करता है उसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो केपलर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को समझने के लिए क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये क्या है? तो ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये क्या है? हमारा सूर्य है। और ये हमारा क्या है? एक दूसरा फोकी है। तो ये 2 बिंदुएं हैं और इस सूर्य के अगेंस्ट में क्या होता है? मोशन कर रहा है। कैसे मोशन कर रहा है? तो एक सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल और एलिप्स में अंतर समझेंगे। क्योंकि पृथ्वी जो होता है या कोई भी जो ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो चक्कर जो लगाता है वो इलिप्टिकल लगाता है। इलिप्टिकल मतलब क्या होता है? उसका अलग आकार है। सर्कुलर और इलिप्टिकल में अंतर होता है। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर से समझेंगे कि सर्कुलर कैसा होता है और इलिप्टिकल कैसा होता है। तो हमने यहाँ पर 2 गो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, एक हमारा बिल्कुल, दोनों तो देखने में लग रहा है गोल है लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, अगर हमारा ये हमारा क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त है। और ये हमारा क्या है? इलिप्स है। इसको क्या कहते हैं? एलिप्स। एलिप्स को अगर कुछ समझ लो तो कैसा? तो अंडा देखे होंगे, तो अंडे के आकार का, या थोड़ा बहुत अगर गोल जैसा जो परवल होता है उस परवल के अलग आकार का, परवल कलर का आकार का होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अगर हमारा सर्कल होगा, अगर हमारा सर्कल होगा, वृत्त होगा, तो दोनों में क्या होगा? एक केंद्र होगा, इसमें भी एक केंद्र होगा। चलिए, अभी तक तो दोनों में अंतर है। ये भी तो दोनों में समानता, ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये भी चारों तरफ से घिरा। लेकिन अंतर क्या है? तो अंतर क्या है कि सर्कल के अंदर एक फोकस होगा। सर्कल के अंदर क्या होगा? एक फोकस होगा। क्या होता है? एक ही फोकस होता है। अगर सर्कल है तो उसके अंदर एक ही फोकस होता है। लेकिन अगर एलिप्स है तो उसके अंदर क्या होता है? 2 गो फोकस होता है, जिसे हम लोग फोकी कहते हैं। आप लोग लेंस वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक है, मिरर पढ़ते होगे, 10th में पढ़े होगे कि मिरर दर्पण पढ़े होगे तो उसमें एक फोकस। लेकिन जैसे ही लेंस में चल जाते हैं तो दाएं साइड भी बाएं साइड भी, दोनों साइड में क्या होगा? फोकस होता है, जिसे हम लोग फोकी कहते हैं, F1 और F2 के रूप में। तो हमारा अगर एलिप्स होगा तो एलिप्स के अंदर भी क्या होता है? सेंटर से जाने वाला क्या होगा? एक जो रेखा होगा, तो उसको क्या कहते हैं? जो बड़ा होगा, और ये भी सेंटर से जाएगा। क्या जाएगा? ये भी सेंटर से जाएगा, 2 गो जाएगा। हमारा थोड़ा सा तिरछा हो गया है, आप लोग सीधा ड्रॉ कीजिएगा।
ये हो गया एक केंद्र है। तो ये जो एक्सिस है तो यहाँ पर क्या होता है F1 होता है और यहाँ पर क्या होता है F2 होता है। तो अगर एलिप्स होगा तो 2 फोकी होगा और जो बड़ा वाला एरिया होगा लाइन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे मेजर एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे मेजर एक्सिस कहेंगे। ये जो छोटा वाला लाइन होगा उसे क्या कहेंगे माइनर एक्सिस कहेंगे। बड़ा वाला लाइन जो होगा उसे क्या कहते हैं मेजर एक्सिस कहेंगे और छोटा वाला लाइन होगा उसे माइनर एक्सिस कहेंगे। अब देखो इसलिए बताया गया है बड़ा छोटा कह दिए, नहीं तो दिमाग में आ जाता है कि ऐसे वाला लाइन होगा उसको माइनर कहते हैं और ऐसे वाला लाइन होगा मेजर। तो ये कंसेप्ट गलत होगा। अगर हमारा पिक्चर कुछ ऐसा हो जाता, मान के चलो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ए वाला क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा ना। तो जो बड़ा होगा उसी को मेजर कहेंगे, जो छोटा होगा उसे माइनर एक्सिस कहेंगे। और अब हम लोग समझते हैं कि हमने एक सर्कुलर बना दिया है। समझ लिए कि क्या कहते हैं सर्कल के अंदर एक फोकस होता है और इसके अंदर 2 फोकस होता है जिससे हम लोग फोकी कहते हैं। अब समझना क्या है, तो हमें अब इस सर्कल का कोई काम नहीं है, इस सर्कल का कोई काम नहीं है। अब आते हैं इसमें क्या होता है। तो सूर्य जो होता है इस दोनों में से किसी एक फोकस पे होगा। सूर्य जो होगा हमारे सूर्य भगवान जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, या तो इस पर होंगे या तो इस पर होंगे। आप पढ़ने के लिए समझने के लिए चाहे तो इस पर भी रख सकते हैं चाहे तो इस पे भी रख सकते हैं। इसलिए बता दिए कि आगे चल के अगर हमने पढ़ा दिया यहाँ पे और आप पढ़ लेंगे यहाँ पे तो कहेंगे लग रहा है गड़बड़ है, दोनों में से कोई एक। तो समझना है या तो यहाँ पर भी रख सकते हैं या तो यहाँ पे भी रख सकते, दोनों में से किसी जगह पे रखा जा सकता है। तो हम अभी तत्काल में क्या कहते हैं सूर्य भगवान को हम लोग यहाँ पे रख लिए। कहाँ पे रख लिए यहाँ पे रख लिए। अब रख लिए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक ग्रह है, ये क्या है ग्रह है, पृथ्वी हो या कोई ग्रह हो। अब ये क्या करेगा इलेप्टिकल चक्कर मारेगा। क्या करेगा चक्कर मारेगा। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह क्या होता है इलिप्टिकल मोशन करता है। आपने पूछा था कि इलिप्टिकल मोशन क्या होता है, तो इलिप्टिकल मोशन मतलब कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर मारता है तो वो चक्कर एक घेरा बनाता है और जो मोशन करता है उस घेरे में, उस मोशन को ही इलिप्टिकल मोशन कहते हैं। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमने इलिप्टिकल के बारे में समझा और कैसे करता है तो हम लोग आगे चल के और देखेंगे। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फोकी और सूर्य कहाँ रखा जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करते हैं आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और ढंग से देखेंगे। सीधा है कि टेढ़ा हो गया, सीधा है ना, कल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो हमने क्या किया, अब यहाँ तक देख लिया, अब आते हैं आगे की ओर, मोशन को देखते हैं। केपलर्स लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ के बारे में। केपलर फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर फर्स्ट लॉ को ही हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। केपलर्स लॉ दिया गया है कब, तो 1609 में। इसमें बताया गया क्या, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकी। बोला गया है क्या कि जितने भी प्लैनेट होंगे मूव्स अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट होंगे वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जो कि हमने पहले बताया। केपलर फर्स्ट लॉ में क्या बताया जा रहा है, जितने भी प्लैनेट होंगे वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा और सूर्य कहाँ होगा, तो दोनों में से किसी एक फोकस पर होगा। हमने इधर रखा है तो क्या हुआ, सूर्य यहाँ पे है और इसके चारों ओर क्या कर रहा है प्लैनेट हमारा चक्कर मार रहा है। तो ये पहला लॉ था। पहला लॉ क्या बताया गया कि सूर्य किसी एक फोकी पे होगा और उसके चारों ओर प्लैनेट हमारा क्या होगा चक्कर लगाएगा। ये बताया था कौन, मिस्टर केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पे, जब फिगर को आप ध्यान से देखिएगा कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई दे रहा है। जब जैसे जैसे दूर जाता है इसका गति क्या होता है धीमा होता है और जैसे जैसे नज़दीक आता है इसका गति तेज होता है। तो तेज और गति यानी कि हम लोग समझ लेते हैं कि अगर सूर्य के नज़दीक कोई प्लैनेट जा रहा है तो वहाँ पर तेज़ी से गति करता है और दूर जाता है तो गति उसका क्या हो जाता है स्लो हो जाता है, मोशन उसका स्लो हो जाता है। इसका आगे चल के यूज है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमने केपलर फर्स्ट लॉ देखा। इसके बाद थोड़ा सा इसके आगे आते हैं केपलर सेकेंड लॉ की ओर। केपलर सेकेंड लॉ में दिखाया जा रहा है क्या, हमने यहाँ पर सूर्य को रख लिया, यहाँ भी वही चीज कर रहा है कि इस एरिया में ऐसे ऐसे क्या कर रहा है मोशन कर रहा है।
मोशन कर रहा है और करने के बाद इधर जाएगा, इधर वाला एरिया पे जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और इधर पे यहाँ पे आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, हम लोग को समझना है इसी आधार पर कि केपलर सेकंड लॉ कहता है ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोला गया है क्या कि एक प्लैनेट जो होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को कवर करता है। जब प्लैनेटरी मोशन होगा, यानी कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। यानी कि अगर 5 सेकेंड में कोई अगर 10 स्क्वायर फीट जगह छेड़ता है तो अगले भी 5 सेकेंड में वह 10 स्क्वायर फीट जगह ही छेकेगा। ठीक है, ये कौन बताता है, केपलर सेकेंड लॉ। कोई दिक्कत यहाँ में? अब इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डायग्राम से समझेंगे। ये सब जो है आप नोट कर लीजिएगा, एनिमेशन वाला तो आपको नोट होगा नहीं, लेकिन ये आप नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं फिगर्स को। ये क्या कर रहा है, सूर्य को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे मोशन करवा रहे हैं। तो ये जो एरिया है, इधर वाला एरिया जो आपका बन रहा है, यहाँ पे जैसे ही जाएगा, देखिए ए वाला एरिया और ए वाला एरिया दोनों क्या हो रहा है, इक्वल एरिया को, यानी कि हमने बोला कि जब रोटेशन कर रहा है तो इस एरिया को हमने बी माना और इस एरिया को क्या माना, ए माना। तो इस केस में क्या होगा, अगर टाइम इंटरवल बराबर होगा, दोनों का टाइम इंटरवल, यानी कि इसका भी 5 सेकेंड, इसका भी 5 सेकेंड, इसका भी 1 घंटा, इसका भी 1 घंटा, दोनों का अगर टाइम इंटरवल बराबर होगा, आवर्तकाल बराबर होगा, टाइम पीरियड बराबर होगा, तो उस केस में क्या होगा, ए का एरिया बी के एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर इसको अगर A1 माने, इसको B1 माने, तो A1 बराबर B1, ठीक है। या एक को ए माने या दूसरे को बी माने, तो एरिया ऑफ ए बराबर एरिया ऑफ बी। ये सेकेंड लॉ ऑफ क्या कहते हैं, केपलर्स लॉ है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर जब डायग्राम में देख रहे हैं तो इस तरह से दिखाया जा रहा है क्या कि जब जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो वह इक्वल इंटरवल में क्या होता है, इक्वल एरिया को कवर कर रहा है। अब दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर तो ये क्या कहते हैं, थोड़ा लंबा है और यहाँ पर है, तो लेकिन जब देखिएगा तो इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यानी ओवरऑल एरिया दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। दिमाग में डाल लेना है कि अगर कोई सूर्य के चारों ओर प्लैनेटरी मोशन करेगा, इलेप्टिकल मोशन करेगा, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं थर्ड लॉ की ओर, या आगे की ओर चलते हैं। केपलर थर्ड लॉ क्या बताता है, तो यही चीज़ है, सूर्य को हमने इधर रख दिया और प्लैनेटरी मोशन करवा रहे हैं। ये हमारा क्या है, प्लैनेट है, ये हमारा देखो छोटा वाला है तो माइनर एक्सिस और बड़ा वाला है तो मेजर एक्सिस, ठीक है। अब इधर वाले को हमने मेजर एक्सिस को 2a लिया है और माइनर एक्सिस को तो हमको काम यहाँ पे है नहीं, तो अब चलते हैं क्या, और ऑर्बिटल पीरियड को हमने क्या किया है, टाइम पीरियड या ऑर्बिटल पीरियड को हम लोग t से सूचित करते हैं। तो क्या बोला गया है, क्या द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेटरी मोशन टू बी द क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल सेमी मेजर एक्सिस। यानी केपलर थर्ड लॉ अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहां पर टी क्या है तो आपका क्या है, ऑर्बिटल पीरियड, और आपका क्या है मेजर एक्सिस, क्या है ए, क्या है आपका मेजर एक्सिस है। तो बोला गया है क्या कि अगर आपका कुछ अगर याद अगर है तो लिख देंगे केपलर थर्ड लॉ क्या बताता है, द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल सेमी मेजर एक्सिस। ये कर सकते हैं। नहीं कुछ याद है तो बस कुछ इतने लिख देना है, फिगर बना देना है और बोल देना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहां पर टी इज द ऑर्बिटल पीरियड एंड ए इज द मेजर एक्सिस। लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा आगे भी एक आध और डायग्राम से हम लोग समझते हैं, जिससे कि आसान हो जाएगा। केपलर थर्ड लॉ के बारे में आगे भी वही चीज़ हमने जो अभी लिखा है उसको फिर से थोड़ा सा बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, यानी कि केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड के हिसाब से
द स्क्वायर, यहाँ पर केपलर्स लॉ ऑफ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ ऑफ पीरियड भी कह सकते थे, या अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड कहें या केपलर्स थर्ड लॉ कहें, चीज वही है। तो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन in an elliptical orbit directly proportional to the cube of its major axis। वही चीज़ जो हमने अभी बोला लैंग्वेज में, वही यहाँ पर है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ये आपका है, इसी को अगर ज़्यादा कुछ याद नहीं है तो इतना ही याद रखना है, और इसी को कह देंगे केपलर्स क्या, थर्ड लॉ, एकदम शॉर्ट में, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आते हैं, उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स के रूप में माइनर एक्सिस को बी मान लिया गया, इसको आर मान लिया गया, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ए के जगह पे क्या हो जाएगा, आर है। अगर कोई आर मान लिया तो आर लेके चलेगा, भी मानेगा तो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, केपलर थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ के बारे में बारी बारी से सीखा जाना। क्या बताया गया, तो केपलर्स हमने बताते हैं, फिर से इसको क्या कहते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि केपलर्स ने 1609 में 3 तरह के लॉ दिया, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया क्या कि सूर्य जो होता है, सूर्य के चारों ओर प्लैनेट क्या करता है, इलिप्टिकल मोशन करता है, और सूर्य जो होता है किसी एक फोकी पे हो सकता है, या तो इस साइड पे F1 पे भी हो सकता है, या तो F2 पे भी हो सकता है, और उसके चारों ओर मोशन करेगा। पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या बताता है कि जब प्लैनेटरी मोशन करेगा, जब सूर्य के चारों ओर कोई प्लैनेटरी मोशन करेगा, तो मोशन के दौरान इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा, ये दूसरा लॉ है। और तीसरा लॉ बताता है क्या कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए क्यू के। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमने केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को बारी बारी से देखा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट